अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते वक्त ध्यान रखिएगा, पिछले साल के जितने भी आपने निवेश करके रखे हुए हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, बैंक में एफडी हो, पोस्ट ऑफिस में निवेश किया हो, गोल्ड है, ज्वेलरी है, कई सारे ऐसे निवेश जो अब तक आप करते आ रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि आपके असेसमेंट ईयर 2026-27 में एक नया अपडेट लेकर आया है, जिसमें आप सभी को अपने पुराने इन्वेस्टमेंट जो है वो दिखाना जरूरी हो जाता है। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाएंगे तो उस केस में आपको भारी नुकसान हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस आ सकती है या फिर आपका आईटीआर जो है वो रद्द भी किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, सरकार द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 असेसमेंट ईयर 2026-27 की आईटीआर स्टार्ट हो चुकी है। कई लोग जल्दबाजी में अपनी आईटीआर भरने जा रहे हैं, लेकिन एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। क्या क्या निवेश आपको दिखाना होगा, क्या क्या निवेश आपको नहीं दिखाना है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी जरूरी जानकारी। कई लोग वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे ही नए नए वीडियो आपके पास लाने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है इस बार आईटीआर फाइलिंग को लेकर। अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या निवेश दिखाना है, क्या क्या नहीं दिखाना है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन से आईटीआर फॉर्म के अंदर ये निवेश जो है वो आपको दिखाना होगा। यहां पर है हमारा आईटीआर 4। आईटीआर 4 किन के लिए है? जो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म अदर देन एलएलपी। अगर आप रेसिडेंट है, टोटल इनकम आपकी 50 लाख तक है, आपका बिजनेस प्रोफेशन है, कौन से प्रिजेंटिव बेसिस पर 4480, 4480A और 44AE। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है 1,25,000 तक, तो उस केस में आप आईटीआर 4 भर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2026-27 जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। अब ये जो 31 मार्च 2026 है, इसके लिए ध्यान रखिएगा, ये डेट ध्यान रखिएगा, 31 मार्च 2026। अगर आप आईटीआर 4 भरते हैं तो आपको ये बैलेंस शीट के जो पर्टिकुलर्स है ये देना जरूरी होता है, जिसमें पहले यहां पर जो दिए गए हैं ये आपकी लायबिलिटी हो गई और बाकी के जो नीचे दिए हैं फिक्स एसेट से ये आपके एसेट्स हो गए। ध्यान रखिएगा, इसमें मैंडेटरी कौन से हैं? एक तो क्रेडिटर, जिनसे आपने रॉ मटेरियल लिया है, जिनसे आपने परचेजिंग करी है, जिनको आपको पेमेंट देना बाकी है, ये हो गया आपके क्रेडिटर। दूसरा है आपका इन्वेंट्री, यानी आपका स्टॉक, अगर आपका माल पड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या है। तीसरा है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स और फिर चौथा है आपका कैश इन हैंड। अब तक आपको ये 4 डिटेल जो है वो आईटीआर 4 के अंदर देनी होती थी, लेकिन अब एक नई डिटेल और आपको देनी पड़ेगी, बैलेंस विद बैंक, यानी कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना पैसा है, करेंट अकाउंट में कितना पैसा है, ये आपको डेट देनी है 31 मार्च 2026 को बैलेंस क्या है। तो ये चीज जो है वो मैंडेटरी है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने किया भी है हमारे चैनल पर, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इसकी बात हम नहीं कर रहे। एक और नया इंपॉर्टेंट अपडेट किया गया है, वो है इन्वेस्टमेंट। यहां पर आप देख सकते हैं फिक्स एसेट के नीचे दिया गया इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आपने शेयर मार्केट में निवेश किया है, म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, गोल्ड में निवेश किया है, तो अब आपको इस बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर उसका फिगर जो है वो देना होगा। ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2026 को कितना अमाउंट है, कितना इन्वेस्टमेंट है, वो आपको देना है। अच्छा, इस बार आपको जो देना होगा वो आपका क्लोजिंग होगा, लेकिन यही क्लोजिंग अगले साल आपका ओपनिंग बन जाएगा। एंड फिर इस ओपनिंग में आपने कोई भी अगर नया इन्वेस्टमेंट किया है तो वो नया ऐड करना है। फिर अगर आपने कोई बेचा है तो नया सेल करना है, जो भी कोई पुराना बेचा है, जिसके बाद आपका क्लोजिंग जो है वो अगले साल का निकल कर आएगा। यानी कि सरकार को पूरा ट्रैकिंग हो जाएगी
कि आपने कितना शेयर मार्केट, जितना भी इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया हुआ है, वो कितना कितना नया आप ऐड कर रहे हैं, पुराना कितना था, आपकी इनकम से मैच किया जाएगा। और अगर आपकी इनकम से ये मैच नहीं हुआ, कई लोग क्या करते हैं, इनकम तो दिखाते हैं 10 लाख रुपए, लेकिन फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं 20 लाख की, 50 लाख की, तो यहां पर इनकम जो है वो मैच नहीं होती है। तो इस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकती है, और अगर आपने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया तो बाकी का जो डिफरेंस है वो आपकी अनएक्सप्लेन इनकम मान के हायर टैक्स रेट लगाया जाता है। तो सबसे पहले आप समझते हैं कौन से इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको बैलेंस शीट में दिखाने होंगे। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्योंकि एआईएस के अंदर सारे इन्वेस्टमेंट आज की डेट में आपके आ रहे हैं, तो अगर इस कॉलम को आपने छोड़ दिया तो भी आपको नोटिस आ सकती है। तो कॉलम को खाली बिल्कुल ना छोड़े, जो भी इन्वेस्टमेंट आपके होंगे आपको उसको दिखाना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कौन से इन्वेस्टमेंट जो है वो आप दिखा सकते हैं। तो शेयर मार्केट या सिक्योरिटीज में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट आपको दिखाना है। अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, लेन देन करते हैं, बेचते खरीदते हैं, वो आपको यहां पर नहीं दिखाना, वो इन्वेंट्री में जाएगा जो भी स्टॉक बचा होगा। तो इक्विटी शेयर आपने लेकर रख दिया है, अगर प्रेफरेंस शेयर लेकर रखा हुआ है 31 मार्च के बाद वो कंटिन्यू चल रहा है, डिबेंचर भी आपने लेकर रखा हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, बॉन्ड हो गया, आपने होल्ड करके रखा हुआ है, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, डेली बेसिस पर ट्रेडिंग नहीं कर रहे, इंट्राडे ट्रेड नहीं कर रहे, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं कर रहे, उनके रिगार्डिंग कोई भी डिटेल आपको यहां पर नहीं देनी है। म्यूचुअल फंड हो गया आपके, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया, डेप्थ हो गया, लिक्विड हो गया, ईएलएसएस हो गया फंड। तो म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आप दिखा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट चाहे आपने बैंक में करी है, पोस्ट ऑफिस में करी है, या फिर कॉर्पोरेट एफडी करी है, या फिर एनबीएफसी के अंदर फिक्स डिपॉजिट आपने करी है। अच्छा, अगर आप कंपनी में, एलएलपी में या पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने पैसा लगाया अपना, तो आपका जो भी कैपिटल है, अगर इन्वेस्टमेंट किया है किसी फर्म में, एलएलपी में, कंपनी में, या कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर आपने होल्ड करके रखे हैं, उनमें आपने निवेश करके रखा हुआ है, अगर आपने एलएलपी में कंट्रीब्यूशन किया है तो ये आपके इन्वेस्टमेंट के कॉलम में आएगा। अच्छा, गवर्नमेंट या टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट अगर है, एनएससी हो गया, आरबीआई बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, या कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो गया हो। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग में आपने इन्वेस्टमेंट किया, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, और इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, या आपने भाड़े पे दिया हुआ है और इसको फिक्स असेट में आपने नहीं दिखाया है, तो इस केस में आप इन्वेस्टमेंट में से दिखा सकते हैं कि भाई हमने जो घर वर खरीदा है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। अब अच्छा, इसमें एक चीज और है कि यहाँ पर बिजनेस वाला तो आपका आएगा ही आएगा, लेकिन पर्सनल वाला आएगा नहीं आएगा इसके रिगार्डिंग कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो अगर आपकी पर्सनल है बिजनेस के अलावा भी, तो भी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ सकता है। पोस्ट ऑफिस में अगर आप निवेश करते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ स्कीम, किसान विकास पत्र स्कीम, एमआईएस मंथली इनकम स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम, इसमें भी जितना भी आपका बैलेंस 31 मार्च 2026 को होगा वो आईटीआर में आपको शो करना होगा। अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, जैसे यूएलआईपी हो गया, मनी बैक पॉलिसी हो गई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इंडोमेंट पॉलिसी, ध्यान रखिएगा प्योर टर्म इंश्योरेंस अगर है तो वो इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव पॉलिसी होती है, वो आप अदर एसेट्स में दिखा सकते हैं। गोल्ड में निवेश किया, गोल्ड कॉइन हो गया, बार हो गया, बिस्किट हो गया, बिलियन हो गया जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा है, सुवर्जन गोल्ड बॉन्ड हो गया, गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड हो गया। लेकिन अगर गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक में पड़ी हुई है, गोल्ड आपने रीसेल के लिए रखा हुआ है, या आप एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट में नहीं बल्कि इन्वेंट्री में आएगा। ज्वेलर्स वाला है, उसके पास गोल्ड पड़ा हुआ, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो उसका स्टॉक है, तो वो इन्वेंट्री में जाएगा, इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा। मगर एक महिला है घर पे, हाउसवाइफ है, उसके पास अगर गोल्ड पड़ा हुआ है तो वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, क्योंकि वो स्टॉक इन ट्रेड उसके लिए नहीं होगा। ज्वेलरी की भी बात करें तो गोल्ड ज्वेलरी हो गई, वेडिंग ज्वेलरी हो गई, घर में पड़े हुए ऑर्नामेंट्स है, बर्तन अगर कोई गोल्ड के पड़े हुए, कोई भी चीजें, पर्सनल ज्वेलरी अगर आपकी हो गई। ध्यान रखिएगा इसके रिगार्डिंग अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि पर्सनल ज्वेलरी जो है या पर्सनल चीजें जो है वो आपको दिखानी है या नहीं दिखानी, हम मान के चलेंगे कि एक बार हम दिखाएंगे। अच्छा, ज्वेलरी अगर आपने सेल के लिए, बिजनेस स्टॉक के लिए है तो वो इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा, वो आपके इन्वेंट्री में आएगा। सेम ज्वेलर का केस जो एग्जांपल हमने लिया था।
क्रिप्टो की बात करें, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात करें, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, यहां पर वैल्यू जो है इसकी बढ़ती जाती है। यहां पर आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप डेली बेसिस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आर्बिट्रेज कर रहे हैं या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसे स्टॉक इन ट्रेड या इन्वेंट्री दिखाएंगे, अदरवाइज ये इन्वेस्टमेंट है। सिल्वर, डायमंड, अदर प्रीशियस आइटम जो है वो भी आप इन्वेस्टमेंट में दिखा सकते हैं। सिल्वर के बार हो गए, कॉइन्स हो गए, प्लेटिनियम बार हो गया, डायमंड हो गया, या फिर कलेक्टेबल प्रीशियस आइटम्स हो गए। अच्छा, अगर आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया, ओवरसीज शेयर्स लेकर रखे हुए, फॉरेन में म्यूचुअल फंड में निवेश करके रखा है, एडीआर, जीडीआर है या फॉरेन बॉन्ड्स है, तो ये सभी आपको इन्वेस्टमेंट में दिखा सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में कौन से आपके नहीं आएंगे। अगर कोई फिक्स असेट है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल हो गया, बिल्डिंग हो गई जो आपने बिजनेस यूज के लिए है, या ऑफिस बिल्डिंग है जिसको आप फिक्स असेट में दिखाते हैं, तो ये आप दिखा सकते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस आपका इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा, इसके लिए अलग से हेड है। कैश इन हैंड, सेविंग बैलेंस और करंट अकाउंट जो बैलेंस है वो आपको दिखाना है। स्टॉक एंड ट्रेड हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, आपका फिनिश गुड्स हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस पैसा पड़ा हुआ है, या फिर आपने शेयर्स को ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया हुआ है, शेयर को एज इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं, तो आप यहां पर दिखा सकते हैं। लोन लिया हुआ है, एडवांस लिया हुआ है, अगर आपने, जैसे कि आपने लोन जो है वो अपने स्टाफ एम्प्लॉय को दिया हुआ है, रिलेटिव को दिया हुआ है, या सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, या सप्लायर को एडवांस अगर आपने दिया हुआ है, पैसा अगर आपने दिया है, तो उस केस में लोन्स एंड एडवांस में आएगा। अच्छा, एफडी अगर आप रख रहे हैं मार्जिन और सिक्योरिटी पर्पस के लिए, एफडी के अगेंस्ट आपने बैंक लोन ले लिया, ओडी ले लिया, तो इस केस में आप अदर एसेट्स में दिखा सकते हैं या लोन्स एंड एडवांस में दिखाएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस का वो नहीं रहेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग, एफ&ओ ट्रेडिंग, ये एक बिजनेस इनकम होती है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपको होता है। अच्छा, यहां पर कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहता, क्योंकि हर दिन जो है वो आपके ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, स्क्वायर ऑफ हो जाता है पोजीशन, एंड ऑफ द ईयर पोजीशन जो है वो सेटल हो जाती है, जिसकी वजह से या तो कैश रहेगा, बैंक बैलेंस रहेगा, या मार्जिन रहेगा, वो आप दिखा सकते हैं। इसमें कोई भी इन्वेंट्री नहीं रहेगी, ना ये कोई आपका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। अच्छा, अगर जो भी इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूं, इसको वैल्यू कैसे करेंगे, इसको आपको कॉस्ट बेसिस पर दिखाना है, यानी जितने में आपने बाई किया है वो आपको दिखाना है, मार्केट वैल्यू नहीं दिखाना है। मान लीजिए आपने 5000 शेयर्स 100 के भाव में, यानी 5 लाख के खरीदे थे, ये आपकी खरीदी वैल्यू थी। अब आज की डेट में वो हो गए हैं 20 लाख के, तो भले ही ये 20 लाख के क्यों ना हो गया, आपको बैलेंस शीट में तो 5 लाख का ही दिखाना होगा। हालांकि जो ट्रेडिंग आइटम है, इन्वेंट्री आइटम है, वो आप कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर जो लोअर होता है वो आप दिखा सकते हैं। तो एफडी हो गई, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई, पीपीएफ हो गई, आप कॉस्ट में दिखा सकते हैं। म्यूचुअल फंड आप कॉस्ट में दिखाएं, शेयर्स आप कॉस्ट में दिखाएं, गोल्ड, स्विर्जन गोल्ड बॉन्ड आप कॉस्ट में दिखा सकते हैं, क्रिप्टो आप कॉस्ट में दिखा सकते हैं, ट्रेडिंग शेयर एफ&ओ है, ये आप कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, और एफ&ओ के अंदर तो कोई एसेट बचता ही नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर कभी भी रीवैल्यू आपको इन्वेस्टमेंट को नहीं करना है हर साल, ना ही आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऐड करते जाना है, यानी जितना आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है आपको ऐड नहीं करते जाना, आपको एज ए कॉस्ट बेसिस पर रखना है। ना ही इसको आपको बैलेंस शीट में छेड़ना है, मार्केट प्राइस नहीं डालनी है, और इन्वेस्टमेंट को यहां पर जो है वो मिक्स नहीं करना है। अच्छा, जो भी इस बार फाइनेंशियल ईयर 25-26 में हम दिखाएंगे वो आपका क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट होगा, और अगले साल से ये जो क्लोजिंग है वो आपका ओपनिंग बन जाएगा। फिर अगर कोई नया आया है, जो नया इन्वेस्टमेंट आपने किया है, और अगर आपने कोई बेचा है, तो वहां माइनस होने के बाद आपका क्लोजिंग जो है वो आ जाएगा। अच्छा, इससे सरकार को जो है वो पकड़ में आ जाएगा कि कितना आपका पुराना था, कितना आपका नया इन्वेस्टमेंट है। इससे सरकार ये पता लगा देगी कि अगर आपने नया इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 20 लाख का किया हुआ है और आपकी इनकम 10 लाख की है, तो इस केस में आपको सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है। तो मान लीजिए आपने 2 करोड़ की सेल करी है बिजनेस पर्सन के लिए, प्रॉफिट लोग ज्यादातर 8% कैश में और ऑनलाइन डिजिटल है तो 6% दिखाते हैं, 8 में 16 लाख और 6 में 12 लाख दिखा देते हैं। लेकिन लोगों को यह पता नहीं है, आपको प्रॉपर एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना होता है, हायर प्रॉफिट दिखाना होता है। अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट 15-20% है तो आप 6% 8% नहीं दिखा सकते। लोग यही गलतियां करते हैं कि वो कम प्रॉफिट दिखाते हैं, उन्हें लगता है 6% 8% ही प्रॉफिट हमें दिखाना है, जबकि ये आपके लिए नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट 3% 4% होता है तो उस केस में आप ऑडिट से बचने के लिए 8% 6% दिखा सकते हैं, लेकिन लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती है। अच्छा, इससे होता क्या है कि 15% 20% की वजह से आपका जो प्रॉफिट एक्चुअल जो है
वो ज्यादा होता है और आईटीआर में आप कम इनकम दिखा रहे हैं और उसी तरह आप इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है। मान लीजिए किसी का 50 लाख का प्रॉफिट है पर दिखा रहा है सिर्फ 5 लाख रुपए और एफडी कर रहा है, प्रॉपर्टी ले रहा है 50 लाख की, तो उस केस में उसका प्रॉफिट 50 लाख पर है ना कि 5 लाख पे। लेकिन ये चीजें लोग समझते बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हमने यहाँ पर पिछले 5 साल का प्रॉफिट भी ले लिया है। इनकम जो हमने दिखाई थी 25 लाख की, तो 12 लाख की डिजिटल और 25 लाख की कुल मिलाकर आपकी ये हो जाती है 37 लाख रुपीस। ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमने एफडी करी थी 20 लाख की, शेयर मार्केट में निवेश किया था 10 लाख का, म्यूचुअल फंड में 5 लाख का निवेश किया था, सेविंग अकाउंट बैलेंस 2 लाख का है, कार बाय करी थी 10 लाख की, लैपटॉप है 50,000 का, कंप्यूटर है 40,000 का और गोल्ड में 3 लाख और हमने लोन भी लिया हुआ 5 लाख का। टोटल कुल असेट्स हमारी कितनी हुई? 50,90,000 की। लेकिन अगर कैपिटल और लाइबिलिटी देखें, 5 लाख रुपए लोन थे प्लस यहाँ पर 25 लाख रुपए जो थे वो हमारे पिछले साल की इनकम थी, माइनस 10 लाख हमने ड्रॉइंग करा है। हर साल कुछ ना कुछ खर्चा भी तो होगा, सिर्फ 25 लाख की और ये 12 लाख की इनकम थोड़ी है, इसमें खर्चा भी तो हम करेंगे। तो कुल आपका डिफरेंस 32 लाख रुपया लाइबिलिटी का निकल कर आ रहा है, 32 लाख लाइबिलिटी निकल कर आ रहा है और एसेट आपका 50,90,000 निकल कर आ रहा है। तो डिफरेंस कितना आया? 18,90,000 का। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने प्रॉफिट कम दिखाया है। अगर हम प्रॉफिट 15 या 20% एक्चुअल दिखाते तो ये डिफरेंस नहीं आता। अगर ये डिफरेंस आपका आएगा तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मान के 78% टैक्स लगा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो लोग जो गलतियां करते हैं, ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। आपका एसेट और कैपिटल दोनों मैच होना चाहिए। इनकम प्रॉपर अगर रिपोर्ट करोगे तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक फॉर्मेट में आपको बता देता हूं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट हो गया जहां पर सेल आ गया, आपकी क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ओपनिंग परचेज ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आ गया, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी ये खर्चे आ गए, नेट प्रॉफिट यहां पर आ गया। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट जो है वो यहां पर आपका कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया आपके फिक्स एसेट्स, कार, लैपटॉप, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, शॉप और गोदाम। ठीक है, ये आपके हो गए फिक्स एसेट्स। और ये आ गए आपके इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ज्वेलरी, फिक्स एसेट्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। एक बार ये बैलेंस शीट इस तरह से अगर आप बनवाएंगे तो आसानी से आप आईटीआर में भर सकते हैं। एक फॉर्मेट जो है मैं आपको बताता हूं। अच्छा, हो सकता है इन शेयर्स को लेने के लिए आपने लोन लिया हुआ, तो इस तरफ से आपको लोन दिखाना है अनसिक्योर्ड लोन में। तो एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, मान लीजिए टोटल इन्वेस्टमेंट है आपके 50 लाख, इसके सामने आपकी इनकम हो गई, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा 10 लाख की इनकम है, साथ में आपने 40 लाख का लोन लिया हुआ है। तो इस तरह से प्रॉपर जो है वो आप दिखाएंगे तो कभी भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन एक छोटा सा ये फॉर्मेट जो है वो आपको बनाना होगा। इन्वेंट्री डेटर ये मैंडेटरी है, बैलेंस विद बैंक मैंडेटरी है, कैश इन हैंड मैंडेटरी है, लोन्स एंड एडवांस, अदर एसेट्स आ गया, यहाँ पर आपका क्रेडिटर, अदर लायबिलिटी आ जाती है। अच्छा, अनसिक्योर्ड लोन भी आ सकता है आपका, फ्रेंड से, रिलेटिव से अगर आपने लोन लिया तो अनसिक्योर्ड में, और बैंक से अगर लिया है तो सिक्योर लोन में आ गया। तो ये प्रॉपर आपको इन्वेस्टमेंट कहां से ये 50 लाख रुपए आए हैं, एक तो 10 लाख रुपए, या आपका पुराना ओपनिंग कैपिटल अगर मान लीजिए 20 लाख का था तो टोटल ये कितना हुआ 30 लाख का। आपने कितना किया हुआ है यहाँ पर 70 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। चलो ये भी फिक्स एसेट सब मिलाकर मान लीजिए 70 लाख का हो गया। तो यहां पर आपकी मैच होनी चाहिए 40 लाख का ये, 10 लाख का आपका प्रॉफिट और 20 लाख का ये, तो टोटल कुल 70 लाख की लायबिलिटी है और 70 लाख का मेरा एसेट है। दोनों आपका मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो उस केस में दिक्कत है फिर। तो ध्यान रखिएगा, आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो दिखाना पड़ सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपके एआईएस में सारी डिटेल आएगी शेयर्स की डिटेल आएगी आपके एआईएस में, फिक्स डिपॉजिट की डिटेल आएगी आपके एआईएस में, पोस्ट ऑफिस की डिटेल आ जाएगी, क्रिप्टो की डिटेल आ जाएगी, तो सारी डिटेल आने वाली है। तो अगर आप इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं नोटिस आपको आ सकती है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।